हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल दैट इज अजहर टेक्निकल जोन। इस वीडियो में आज हम लास्ट वीडियो पार्ट 1 का एक्सटेंशन पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें आप अनदर 10 क्वेश्चन सीखेंगे और उम्मीद है कि आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं फ्यूचर में। वीडियो के आखिरी तक बने रहें। और चले एक नजर हम देखते हैं लास्ट वीडियो पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था। लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था व्हाट इज ए प्राइमवेरा एंड एमएस प्रोजेक्ट एंड इट्स कंस्ट्रेंट्स। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा था कि व्हाट इज बेसलाइन। बेसलाइन हम लोग किसे कहते हैं। जैसे मैंने बताया था, बेसलाइन कहते किसे हैं। बेसलाइन एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिससे हम लोग प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं, प्लान वर्सेस एक्चुअल। और हमने देखा था कि व्हाट इज ईओटी, एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्या है, हमने वो देखा था। आप देख सकते हो पीडीओ का पार्ट 1 लास्ट जो मैंने अपलोड किया है, दैट इज व्लॉग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वन, व्हाट इज फ्लोट एंड टाइप्स ऑफ फ्लोट्स। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज अ रीजनेबल रेंज ऑफ फ्लोट यू कैन अज्यूम व्हाइल चेकिंग द लुक अहेड वर्क एक्टिविटीज। यानी मैंने ये क्वेश्चन में ये पूछा था कि कितना मैक्सिमम फ्लोट रीजनेबल हम लोग एज्यूम कर सकते हैं जब भी हम लोग फोरकास्ट करते हैं, या फिर इसका और एक मीनिंग होता है फोरकास्ट का, लुक अहेड भी। दोनों सेम मीनिंग है बट डिफरेंट वर्ड्स है। सिक्स क्वेश्चन मैंने पूछा था व्हाट इज क्रिटिकल पाथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिटिकल पाथ क्या है। क्रिटिकल पाथ वो होता है, ये एक लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पाथ होता है। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एंड शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और जिसमें यहाँ पे रेड कलर से हम लोग जो टास्क का जो बार होता है वो डिनोट करते हैं, और इसका जो फ्लोट होता है वो हमेशा 0 होता है। और सेवेंथ क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इंजीनियर। एंड 8 क्वेश्चन मैंने पूछा था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिकवरी शेड्यूल एंड रिवाइज शेड्यूल। एंड 9 क्वेश्चन जो मैंने एक सिचुएशनल बेसिक क्वेश्चन पूछा था, अगर आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, अगर आप बीच में हो, अगर आपका वेरिएंस प्रोग्रेस का ओवरऑल प्रोजेक्ट का -5% है, बट आपका जो लास्ट एक्टिविटी जो प्रोजेक्ट का है वो अगर आप अचीव सेम डेट पे आप फिनिश कर पा रहे हो, वो कैसे पॉसिबल है, मैंने वो भी एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। और जो लास्ट क्वेश्चन मैंने जो पूछा था कि एक्सप्लेन व्हाट ए गुड शेड्यूल मींस, अच्छा शेड्यूल किसे कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस वीडियो का पार्ट 2 का सेशन स्टार्ट करते हैं। बने रहें एंड तक। उम्मीद करता हूं
आप इस वीडियो को आखिर तक बने रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लानर एंड वाइटल रोल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यानी ये क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके प्रोजेक्ट प्लानर के इन्वॉल्वमेंट क्या क्या होते हैं, या फिर प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर के क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। ये आपको सवाल मोस्ट प्रोबेबली पूछ सकता है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट आपका जो प्लानिंग इंजीनियर जो काम करेगा वो आपको काम करने का पड़ेगा, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में आपको काम करना पड़ेगा, उसके असिस्टेंस में काम करना पड़ेगा। एंड सेकेंड है आपका प्लान एंड ट्रैक कॉस्ट, यानी जो भी आपने प्लान किया है, बजटेड प्लान किया है, बजटेड आपका जो कॉस्ट है उसको आप ट्रैक करेंगे, बजटेड वर्सेस और एक्चुअल में। यानी आप अगर $100 मिलियन का अगर आपका प्रोजेक्ट है तो वो जो प्रोजेक्ट है वो $100 मिलियन में कंप्लीट होना चाहिए, या तो उसके कम में होना चाहिए, बट उसके वो बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको ट्रैक करना पड़ेगा, एक्टिविटी 1 से लेके, अगर आपके 10 एक्टिविटीज हैं एक 100 मिलियन प्रोजेक्ट में, और हर एक एक्टिविटी आपका 10-10 मिलियन अगर वो कंज्यूम कर रहा है, तो वो 10 मिलियन या 10 मिलियन के अंदर होना चाहिए, वो क्रॉस नहीं होना चाहिए। तो वो आप उसको ट्रैक करेंगे प्रोजेक्ट को, और आप प्लान वर्सेस एक्चुअल में आप कंपैरिजन करेंगे। और इंटेंडेड स्टेज आपको करना पड़ेगा, कॉस्ट एस्टिमेट करना पड़ेगा कि आप कौन से एक्टिविटी ए, एक्टिविटी अगर 10 एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 टू एक्टिविटी 10, तो आपको एक्टिविटी 1 कितना कॉस्ट हो रहा है, एक्टिविटी 2 कितना हो रहा है, अप टू द एक्टिविटी 10। और आपको शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा, आपको शेड्यूल प्रिपेयर करने पड़ेगा, आपको 10 डे शेड्यूल प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब आप 10 डे शेड्यूल जब आप प्रिपेयर करेंगे, जब आप अपना RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जब आप सबमिट करेंगे क्लाइंट को, जब आपको प्रोजेक्ट अवार्ड होगा, उस टाइम पे आपको फिर एक बेसलाइन शेड्यूल बनाना होता है। तो आपको शेड्यूल बनाना होगा और उसको अकॉर्डिंगली अपडेट भी करना पड़ेगा एज पर यूर एक्चुअल्स। जो भी आपका फिजिकल वर्क जो कंप्लीट होता है, अगर आपका 50% हुआ तो 50% आप उसको वहां पे अपडेट करेंगे, अगर 100% हुआ है तो 100% अपडेट करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है कीप प्रोजेक्ट रिसोर्सेस ऑन ट्रैक, यानी जो भी आप रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, आपका मैन पावर है, आपका मटेरियल है, आपका इक्विपमेंट है, ये सब रिसोर्सेस में आते हैं। तो सारी रिसोर्सेस आप उसके जो एज पर प्लान एंड एज पर बजट जो हमने डिसाइड किया था वो यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप उसको ट्रैक करेंगे। एंड कीपिंग आई ऑन प्रोजेक्ट कंसिस्टेंटली, यानी आप उसको नजर बनाए रखेंगे कि प्रोजेक्ट के जो रिसोर्सेस हैं और जो माइलस्टोन्स हैं प्रोजेक्ट के, वो सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं एज पर दी प्लान जो हमने स्टार्टिंग में बेसलाइन प्लान जो हमने बनाया है। टास्क शुड नॉट स्लीपेज, यानी स्लीपेज का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग ने प्लान किया है वो प्लान के हिसाब से हर एक एक्टिविटी चलनी चाहिए, वो अपने प्लान डेट के हिसाब से वो आगे नहीं जाना चाहिए। अगर वो पहले हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट वो आगे नहीं जाना चाहिए। यानी जितना भी फ्लोर्स है हम लोग का, जो भी फ्लोर्स हम लोग को मिल रहा है वो फ्लोर्स के अंदर हम लोग यूटिलाइज करेंगे, यानी उसके पार नहीं जाएंगे। अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पे हम लोग का जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट है उस पर इफेक्ट हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉरेंसिक एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, यानी जो भी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हो रहे हैं, यानी एक्टिविटी 1 टू अगर एक्टिविटी 10, एक्टिविटी 1 हम लोग का स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है एंड एक्टिविटी 10 हमारा प्रोजेक्ट फिनिश, और या फिर समझिए आप डॉजेट सबमिशन है, यानी वो वहां से लेके वहां तक हम लोग को जो उसका जो एग्जीक्यूशन फेस होता है, आप इसको है ना फॉरेंसिक एनालाइज करेंगे, यानी कि कोई भी एक्टिविटी स्लीपेज ना हो, और जहां पे भी जो भी रिक्वायरमेंट है आप इसको वहां पे प्रोवाइड करेंगे आपकी एग्जीक्यूशन टीम को। और आप कॉस्ट को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए, टाइम को मद्देनजर रखते हुए, आपका स्कोप ऑफ द वर्क जो भी असाइन हुआ है, हर चीज को आप फोकस करते हुए क्या करेंगे, आप प्रोजेक्ट को ट्रैक करेंगे। और अगर कोई डिलेस हो रहा है या फिर कोई मैन पावर प्रॉब्लम हो रहा है या फिर प्रोडक्टिविटी अचीव नहीं हो रही है जितना हम लोग को अचीव होना है, वहां पे आप फॉरेंसिक एनालाइज करेंगे, वहां पे उसके मिटिगेशंस निकालेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट टीम से डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट टीम से डिस्कस करने के बाद आप एक कंक्लूजन पे आएंगे और उसको आप रेक्टिफाई करने की
कोशिश करेंगे। एंड कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो ये भी आपको सवाल, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली इन प्लानिंग इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन। हाउ विल यू मेक ए मैन पावर लोडिंग फॉर योर शेड्यूल। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर जो मैन पावर, जो आपका रिसोर्सेस है, आप इसको कैसे आप लोड करेंगे शेड्यूल के अंदर ही। वो प्राइमरी भी हो सकता है, या फिर वो एमएस प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर वो एक्सेल हो सकता है। यानी यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया गया है, मैन पावर लोडिंग इज बेस्ड ऑन ए कंपनी प्रोडक्टिविटी रेट्स। यानी जो भी मैन पावर लोडिंग जो भी होगा वो कंपनी के प्रोडक्टिविटी रेट्स पे होगा। जैसे कि हम लोग मोस्टली कैसे करते हैं कि वी कैलकुलेट द रिक्वायर्ड मैन आवर्स फॉर ईच बिल ऑफ क्वांटिटी, यानी बीओक्यू का मीनिंग होता है बिल ऑफ क्वांटिटी आइटम, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, अगर ये डेफिनेशन को समझने के लिए, रिक्वायर्ड मैन आवर्स, हमको जितने बंदे चाहिए हम उसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं कि क्वांटिटी ऑफ द वर्क डिवाइडेड बाय द प्रोडक्टिविटी रेट। यानी जो क्वांटिटी हम लोग को चाहिए, अगर हम लोग को पर डे, सपोज अगर पर डे, अगर आप समझ लीजिए कि एक स्पूल है जो हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग करना है, ये एल्बो है और यहाँ पे फ्लैंज है। अगर मुझे ये इसका टोटली फैब्रिकेशन करना है ये स्पूल को, तो यहाँ पे मुझे कितना स्पूल, कितना मीटर यहाँ पे फैब्रिकेशन करना है, और हम लोग के पास प्रोडक्टिविटी रेट क्या है। ये प्रोडक्टिविटी रेट जो होता है ये कांस्टेंट होता है हर एक कंपनी में, और ये कंपनी टू कंपनी वेराई होता है। जैसे कि अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी रेट जाने, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि प्रोडक्टिविटी रेट एक्चुअली होता क्या है। प्रोडक्टिविटी रेट क्या होता है कि हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो आउटपुट ऑफ द वर्कर्स डिवाइडेड बाय द आवर्स वर्कड, यानी टोटल आउटपुट ऑफ वर्कर्स, यानी जितना काम निकल सकता है वर्कर से हम लोग जितना इनपुट देने के बाद। सपोज समझिए आप अगर दो वेल्डर अगर आप फैब्रिकेशन के लिए लगाए हैं, और ये दो वेल्डर कितने इंच वेल्डिंग डाया कर सकते हैं, यानी वो ये जो टू वेल्डर्स जो मैंने यहाँ पे लिया है, ये क्या है, ये इनपुट है। अगर ये टू वेल्डर्स इनपुट देने के बाद उसका आउटपुट कितना निकल सकता है, यानी वो कितना डाया इंच वेल्डिंग कर सकते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। यानी इसको हम लोग कहते हैं रिक्वायर्ड मैन आवर्स। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जानना चाहिए कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ईवी। ईवी यानी इसको कहते हैं हम लोग अर्न्ड वैल्यू, और इसको हम लोग कहते हैं अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट भी कहते हैं इसको। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पार्ट 1 में कि अर्न्ड वैल्यू मेथड, मैं इस नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं बताऊंगा। तो हम देखते हैं कि अर्न्ड वैल्यू कहते किसको हैं। एक्चुअली अर्न्ड वैल्यू यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे इन शॉर्ट इन ब्रीफ में आपको दिखाऊंगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट पे पूरा वीडियो बनाऊंगा, वहां पे बहुत अच्छे से और आपको मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहाँ पे देखते हैं कि अर्न्ड वैल्यू कहते किसको हैं। अपडेटिंग एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज, यानी जो भी कॉस्ट होता है, जो उसको एक्चुअल कॉस्ट जो हो रहा है, यानी हम लोग जो प्लान एज पर द बेस लाइन जो हम लोग ने जो प्लान किया है कि 100 मिलियन अगर डॉलर अगर एक्टिविटी 1 से लेके एक्टिविटी 10 तक जो हम लोग ने कॉस्ट बजटेड जो अलॉट किया है, और एक्चुअल कितना आ रहा है, क्या कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, जो हम लोग अपडेट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अपडेटिंग एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड अपडेटिंग एक्चुअल बजट यूनिट्स ऑफ एक्टिविटीज। यानी हम अपडेट सिर्फ एक्चुअल करेंगे, जो एक्चुअल जो होता है वो होता है अर्न्ड वैल्यू, और अपडेटिंग द एक्चुअल रिसोर्सेस कंपेयर्ड टू द बजटेड वंस। यानी एक्चुअल रिसोर्स यानी अगर हम लोग ने प्लान किया है कि अगर हम लोग क्रेन यूज कर रहे हैं, अगर कोई काम चल रहा है वर्क एट हाइट पे, और हम लोग को कोई मटेरियल एक जगह से अगर दूसरे जगह पे दूसरे प्लेस पे अगर हम लोग को ट्रांसफर करना है, वहां पे जो हम लोग क्रेन यूज कर रहे हैं, यानी अगर हम लोग ने प्लान किया है कि 2 क्रेन यूज करेंगे 100 टन के, और हम लोग को एक्चुअली हम लोग को चाहिए 3 क्रेन, यानी 2 प्लान है
एक्चुअल 3 है, यानी जब हम लोग वो जो इक्विपमेंट जो क्रेन अगर हम लोग 3 यूज कर रहे हैं तो जब उसको हम लोग अपडेट करेंगे एक्चुअल एज कंपेयर टू द बजटेड वंस, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, अर्नड वैल्यू कहेंगे। और कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज हाउ डू यू स्टार्ट प्लानिंग विदाउट इंफॉर्मेशन ऑन हैंड, यानी आप प्लानिंग कैसे स्टार्ट करेंगे बिना कोई जानकारी के। ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप बिना कोई जानकारी के आप प्लानिंग किसी भी प्रोजेक्ट की आप कर सकते हो। अगर किसी भी प्रोजेक्ट की अगर आपको प्लानिंग करनी है तो आपको चाहिए कि जो गैदर द नेसेसरी मटेरियल्स, जो आपको मटेरियल चाहिए, जो भी आपके जरूरत है, यानी मटेरियल्स हो सकता है, आपका मैन पावर हो सकता है, आपका इक्विपमेंट्स हो सकता है, यानी आपका जितना भी रिसोर्सेस चाहिए किसी भी काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो आपको गैदर करना होगा इंफॉर्मेशन सारी। और वो रिसोर्सेस आप कब डिसाइड करेंगे, आप तभी डिसाइड करेंगे जब आपका सामने आपका स्कोप आपका क्लियर होगा। यानी अगर आप 2 BHK अगर आप घर बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप 1 BHK बना रहे हो या 2 BHK बना रहे हो। जब आप 2 BHK बना रहे हो तो उसके हिसाब से आप उसके अकॉर्डिंगली आप मटेरियल, मैन पावर और इक्विपमेंट आप डिसाइड कर सकते हो। विदाउट स्कोप, विदाउट नोइंग द स्कोप ऑफ द वर्क, you cannot proceed for the execution or you cannot go for the resources. And next, project start and finish dates. आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करने वाले हो और प्रोजेक्ट को फिनिश कब करने वाले हो। आपको ये पता कब चलेगा, जब आपके पास प्रोजेक्ट का स्कोप होगा, या आप 1 BHK बना रहे हो, 2 BHK बना रहे हो, या फिर आप अपार्टमेंट बना रहे हो। अगर आप अपार्टमेंट बना रहे हो तो आप ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, ग्राउंड फ्लोर प्लस G1 G2 G3 यानी G+1 बना रहे हो, G+2 बना रहे हो। अगर आपको स्कोप क्लियर होगा तो आप उसके अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज डिसाइड कर सकते हो, और आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा और उसके अकॉर्डिंगली इतने रिसोर्सेज यूज करने के बाद मटेरियल, इक्विपमेंट एंड मैन पावर, आप प्रोजेक्ट को कितने दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि अगर 2 BHK है तो आप प्रोजेक्ट अगर जनवरी 1 से स्टार्ट किए हो, अगर 6 मंथ्स का प्रोजेक्ट है तो आप 31 जनवरी को आप प्रोजेक्ट हैंडओवर करोगे। यानी वो 6 मंथ्स का एक टाइमलाइन है, जो टाइम स्केल है, एक पर्टिकुलर एक स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर डेट पे फिनिश होता है, जिसका मीनिंग ये है कि प्रोजेक्ट का डेफिनेशन में यही होता है, एक पर्टिकुलर डेफिनेट स्टार्ट एंड फिनिश डेट होता है। वो लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है कोई भी प्रोजेक्ट, वो छोटा हो, वो मीडियम साइज हो या लार्ज साइज हो, उसके कहीं ना कहीं एक स्टार्ट और फिनिश डेट होता ही है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्ट। एंड एनी डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू प्रोड्यूस प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसका एक जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि ड्राइंग्स हैं और एस्टिमेशन पार्ट है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो आप वो हार्ड कॉपी हो या सॉफ्ट कॉपी हो, जिसमें जो आपके प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, अगर आपका प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव है कि 2 BHK आपको घर बनाना है तो उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो भी अप्रूवल चाहिए क्लाइंट की तरफ से, आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो और आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो। यानी आपको प्रोजेक्ट अगर आपको प्लानिंग करना है तो आपको इंफॉर्मेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, व्हाट आर मॉनिटरिंग स्किल्स, यानी मॉनिटरिंग स्किल कहते किसको हैं। एक्चुअली एक बीइंग प्लानिंग इंजीनियर, एक प्लानिंग इंजीनियर होते हुए आपको आपके पास मॉनिटरिंग स्किल होनी चाहिए। और वो मॉनिटरिंग स्किल्स क्या क्या है यहाँ पे हम देखते हैं। डेफिनेशन कहता है कि एबिलिटी टू सॉर्ट डाटा, ability to sort data and checking authenticity of data, analyze and predict data and generate reports। यानी मॉनिटरिंग स्किल क्या कहते हैं हम लोग, यानी एबिलिटी टू सॉर्ट डाटा, आपको डाटा जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आप उसको सॉर्ट करेंगे एक्टिविटी वाइज, कौन से एक्टिविटी को कितना रिसोर्सेस लग रहा है और कौन से एक्टिविटी को कितना टाइम चाहिए, कितना एक्टिविटी को कितना मटेरियल, मैन पावर, इक्विपमेंट लग रहा है, टाइम लग रहा है, और कौन सी एक्टिविटी को कितना हम लोग को क्वालिटी मेंटेन करना है, और हम लोग को चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, चेकिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ डाटा, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को आ रही है वो करेक्ट प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही है, वो हम लोग को उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट साइट टीम से इसको कंफर्म करना पड़ेगा। और एनालाइज एंड प्रेडिक्ट डाटा, यानी
जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको आप एनालाइज करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया कि वहां पे आप फॉरेंसिक एनालाइज करेंगे हर एक डाटा आपको मिलने के बाद विथ एक्चुअल, एंड आप डाटा को प्रेडिक्ट भी करेंगे। यानी समझिए आज अगर आपका एक्टिविटी 1 से लेके एक्टिविटी 10 जो ओवरऑल एक्टिविटीज हैं प्रोजेक्ट के, जो आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हो, अगर आपका एक्टिविटी 5 तक अगर आपका काम हो चुका है और बाकी के जो एक्टिविटी 6 to 7 सॉरी 6, 7, 8, 9, 10 जो आपके आने वाले जो एक्टिविटीज हैं, जो भी आपका प्रोडक्टिविटी रेट, जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 में कि प्रोडक्टिविटी रेट कहते किसको है, आउटपुट, टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट, यानी कितना काम हम लोग को निकल सकता है विथ रेस्पेक्ट टू दी गिवन इनपुट। तो उसके हिसाब से जो भी प्रोडक्टिविटी रेट हम लोग को अभी हम लोग को मिला है एक्टिविटी 1 से लेके एक्टिविटी 5 तक, और हम लोग को यहाँ पे प्रेडिक्ट करना पड़ेगा, यानी हम लोग को फोरकास्ट करना पड़ेगा कि कितना हम लोग यही प्रोडक्टिविटी रेट के साथ में हम लोग कितना अचीव कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं हम लोग को फोरकास्टिंग मेथड। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो फोरकास्टिंग पे भी मैं काफी अच्छे से उस पर एक्सप्लेन करूंगा। और नेक्स्ट कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज जनरेटिंग रिपोर्ट्स। रिपोर्ट जनरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका काम हुआ है, आपको बीइंग ए मेन कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर, आपका काम ये होता है, अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे आपके कॉन्ट्रैक्टर को। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जनरेट करेंगे और उसको सबमिट करेंगे आपके क्लाइंट को। रिपोर्ट्स के अंदर बहुत सारी चीजें होते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर आपका कॉस्ट रिपोर्ट होता है और आपका प्रोग्रेस फिजिकल वर्क होता है जो आप सबमिट करेंगे। और रिपोर्ट के अंदर भी आपका डेली रिपोर्ट होता है, आपका वीकली रिपोर्ट होता है, आपका मंथली रिपोर्ट होता है। और रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे डाटा और इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है जो उसके अंदर आपको एक कंपोजिट फॉर्म में आपको बनाकर आपको सबमिट करनी होती है। और रिपोर्ट के अंदर जैसे कि आपका हो गया कैश फ्लो हो गया, कैश फ्लो रिपोर्ट हो गया, आपका डैशबोर्ड रिपोर्ट हो गया, आपका प्रोग्रेस ट्रैकर हो गया, आपका मैन आवर्स कंज्यूम रिपोर्ट हो गई, आपका यस कर्व हो गया, आपका मैन पावर हिस्टोग्राम हो गया। ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट करनी होगी और आपको ये जनरेट करेगा एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। जो भी कंपनी का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में आप बना के आप क्लाइंट को सबमिट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर प्लानिंग। प्लानिंग में एक भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ये जितना सिंपल आपको लग रहा है उतना ये एक क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है जो आप प्लानिंग इंजीनियर को कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। याद रखें, प्लानिंग का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, नो सॉफ्टवेयर फॉर प्लानिंग। ये आप याद रखें, कोई प्लानिंग का कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इट इज ओनली फॉर शेड्यूलिंग। सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिर्फ शेड्यूलिंग के लिए होता है, ना कि प्लानिंग के लिए होता है। यानी प्लानिंग जो की जाती है वो सिर्फ आपके दिमाग से की जाती है, ना कि कोई सॉफ्टवेयर कोई वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं है। द प्लानिंग प्रोसेस ओनली डन बाय द ब्रेन और डन इन ब्रेन। जो हो सकता है, जो भी प्लानिंग होती है वो सिर्फ दिमाग से होती है। However, the Oracle Primavera is the best planning tool। मैं यहाँ पे Primavera तो बेस्ट प्लानिंग टूल है ही, साथ में MS Project भी also very good planning tool which you can which it can be help to create time schedules। यानी प्लानिंग टूल MS Project भी है और आपका Primavera भी है। दोनों आपके बहुत बेस्ट प्लानिंग टूल है, आप दोनों यूज कर सकते हो आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाने के लिए। यानी स्टार्ट और फिनिश डेट्स आप वहां पे हर एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज बना सकते हो, डाल सकते हो। यानी प्रोजेक्ट आप वहां पे एक आपको फ्रेम देगा कि प्रोजेक्ट स्टार्ट और फिनिश कब होगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंशन 4 रीजंस कॉजिंग नेगेटिव फ्लोट इन प्राइमेवेरा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया, पार्ट 1 अगर कोई नहीं देखा है मेरा पार्ट 1, तो प्लीज जाइए और उसको वहां पे आप वीडियो देखें कि वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि फ्लोट क्या है, टोटल फ्लोट क्या है, फ्लोट क्या है और टोटल फ्लोट क्या है और फ्री फ्लोट क्या है। मैंने वहां पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, एक बार वहां पे देखें। यहाँ पे नेगेटिव फ्लोट क्यों आता है, इसका रीजन क्या होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर जो मेरा लास्ट पार्ट 1 वीडियो देखा है इसको यहाँ पे समझ आ जाएगा कि नेगेटिव फ्लोट होता क्या है। मैंने वहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोट भी मैंने वहां पे मेंशन किया है।
तो यहाँ पे आप देख सकती हो नेगेटिव फ्लोट हम लोग कहते किसको है, यूजिंग प्रोजेक्ट मस्ट फिनिश बाय। अगर आप कोई कंस्ट्रेंट्स, यानी कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि कंस्ट्रेंट्स होता क्या है। कंस्ट्रेंट्स क्या होता है कि ये लिमिटेशंस होते हैं या फिर आप कहें ये रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो भी हम हर एक प्रोजेक्ट में डालते हैं। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप कंस्ट्रेंट्स यूज कर रहे हो, वहां पे चांसेस हैं कि आपका वहां पे नेगेटिव फ्लोट आ सकता है। नेगेटिव फ्लोट आने का मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट जितना नेगेटिव आ रहा है, मतलब उतना, अगर आप समझिए -10 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आपका प्रोजेक्ट 10 डेज डिले होगा। डेफिनेटली आपका जो लास्ट एक्टिविटी है वो 10 डेज डिले होगी। और नेक्स्ट है यूजिंग डिफरेंट कैलेंडर इन वन प्रोजेक्ट। याद रखें, आप कोशिश ये करें कि जो भी अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो वहां पे आप एक ही कैलेंडर यूज करें। कोशिश करें कि एक कैलेंडर हो। अगर वहां पे मल्टीपल अगर कैलेंडर्स यूज कर रहे हैं तो वहां पे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि वहां पे नेगेटिव फ्लोट आ सकता है प्राइमरीरा या एमएस प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग टूल में। यूजिंग रिलेशनशिप विद अदर प्रोजेक्ट्स। अगर आप एक प्रोजेक्ट को आप दूसरे प्रोजेक्ट से अगर आप लिंक किए हो या अगर आप किसी सब प्रोजेक्ट से अगर आप लिंक किए हो तो वहां पे भी नेगेटिव फ्लोट्स आने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि ये इसलिए होता है कि एक प्रोजेक्ट अगर आपका अच्छा जा रहा है और दूसरा प्रोजेक्ट अगर आप किसी रीजन की वजह से या फिर किसी फोर्स मेजर्स की वजह से या किसी अनसर्टेनिटीज की वजह से कोई दूसरा प्रोजेक्ट अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो वो इंपैक्ट आपके दूसरे अनदर प्रोजेक्ट पे इफेक्ट कर सकता है और इंपैक्ट डाल सकता है। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड फ्लैग। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि फ्लोट क्या है और टोटल फ्लोट क्या है, फ्री फ्लोट क्या है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस पूछ रहा है कि ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको कंफ्यूज करने के लिए कि फ्लोट और फ्लैग में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली फ्लोट और फ्लैग एक्चुअली दोनों एक ही होते हैं, सिर्फ टर्म अलग है बट मीनिंग दोनों के सेम है। इट इज टू डिफरेंट वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग। दोनों के मीनिंग सेम है, जस्ट वर्ड्स डिफरेंट है। और coming to the question number 9, which is last second question of this part 2 video, what is difference between negatives, lag and lead। नेगेटिव लैग और लीड का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हम ये जानते हैं। यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज करने की एक क्वेश्चन है और एक ट्रिकी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है इंटरव्यूअर प्लानिंग इंजीनियर से कि नेगेटिव लैग और लीड में डिफरेंस क्या है। देयर इज अ नो डिफरेंस। इट इज ऑल्सो ए टू डिफरेंट वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग। यानी लैग का मीनिंग क्या होता है कि अगर आप एक एक्टिविटी है, सपोज समझिए आप एक्टिविटी ए है और एक्टिविटी बी है। अगर अब एक्टिविटी आपको स्टार्ट करना है 1 जनवरी 22 को और अब 10 डेज का लैग ले रहे हो, यानी 10 डेज आप गैप कर रहे हो, तो आपका जो प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटी बी है वो स्टार्ट होगी आपके 11th ऑफ जनवरी को। यानी ये जो 10 डेज है इसको कहते हैं हम लोग लैग। क्या कहते हैं? लैग कहते हैं। और नेगेटिव लैग इसको कहते हैं हम लोग, अगर -10 डालूंगा इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई एक्टिविटी 1 जनवरी को अगर स्टार्ट हो रहा है और सेकेंड एक्टिविटी 11 जनवरी बताई गई है स्टार्ट होने वाली, अगर आपका -10 है इसका मतलब ये होता है कि ये जो 11th ऑफ जनवरी है इसमें -10 डेज जो है वो माइनस होंगे। यानी एक्टिविटी बी कब स्टार्ट होगी इन दिस नेगेटिव लैग, वो है 10 डेज, सॉरी नेक्स्ट डे आपकी एक्टिविटी स्टार्ट होगी जो कि 2 ऑफ जनवरी को। यानी 2 ऑफ जनवरी को आपका एक्टिविटी बी स्टार्ट होगा। इसका मीनिंग ये होता है। अगर आप लीड की बात करेंगे, लीड यानी किसी भी चीज को आगे बढ़ाना, यानी लीड का मीनिंग ये होता है कि नेगेटिव लीड और लीड दोनों ये होते हैं इक्वल। लीड यानी कोई भी चीज को भगाना। अगर यहाँ पे एक्टिविटी ए है और एक्टिविटी बी है, यहाँ का लीड का मीनिंग ये होता है कि एक्टिविटी ए फौरन होने के बाद एक्टिविटी बी आप इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। यानी एक्टिविटी ए के बाद एक्टिविटी बी, यानी यहाँ पे जो हम लोग कंस्ट्रेंट्स यूज करेंगे या फिर जो रिलेशनशिप यूज करेंगे वो यूज करेंगे फिनिश टू स्टार्ट। क्या यूज करेंगे? फिनिश टू
स्टार्ट। एक्टिविटी ए के बाद एक्टिविटी बी आप सडनली इमीडिएटली यूज करेंगे, यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि लैग और लीड दिस बोथ आर एक्चुअली इक्वल, इसका कोई डिफरेंस नहीं है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को यह कहता है कि व्हाट आर द 3 मेथड्स ऑफ मेजरिंग द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। यानी बीइंग प्लानिंग इंजीनियर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी प्लानिंग इंजीनियर्स के लिए और उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कि आप प्रोजेक्ट बीइंग प्लानिंग इंजीनियर आप प्रोजेक्ट को कैसे आप मेजर करोगे। इसके 3 मेथड हैं, आप 3 मेथड से आप प्रोजेक्ट को प्रोग्रेस मेजर कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट को। वो है केपीआई से आप प्रोजेक्ट को आप मेजर कर सकते हो, वो है केपीआई मतलब होता है कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और इसको आप कह सकते हो कि ये एक प्रोजेक्ट मेजरिंग कंट्रोलिंग टूल भी है केपीआई। और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स के थ्रू भी आप प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, और ये एक रेशियो फॉर्म में होता है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स एक्चुअली हम लोग मेजर कैसे करते हैं, ये हम लोग उसको एक्चुअली प्रोजेक्ट एक्चुअल कॉस्ट जो प्रोजेक्ट का होता है, इसको हम जो भी प्लान्ड कॉस्ट यानी बजटेड कॉस्ट जो भी होता है उससे हम लोग मेजर करते हैं। यानी कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल कॉस्ट टू द प्लान्ड कॉस्ट, यानी जो भी आपका एक्चुअल कॉस्ट आ रहा है अगेंस्ट प्लान्ड कॉस्ट, यानी जो भी हम लोग बजटेड कॉस्ट जो हम लोग ने डिसाइड किया है उसके अगेंस्ट में एक्चुअल कॉस्ट कितना आ रहा है। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालेंगे एंड एसपीआई शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकालेंगे। शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है एक्चुअली, बेसिकली एसपीआई विच इज नथिंग बट शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है, ये अर्न्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान्ड वैल्यू, यानी ये विथ रेस्पेक्ट टू दी शेड्यूल है, और ये कॉस्ट परफॉर्मेंस जो है ये विथ रेस्पेक्ट टू द कॉस्ट ये परफॉर्मेंस मेजर करेगा, यानी कॉस्ट आपका कितना फ्लक्चुएट हो रहा है आपके अगेंस्ट बेसलाइन बजटेड वन और बेसलाइन प्लान्ड वन। और जो शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये विथ रेस्पेक्ट टू द शेड्यूल आपका परफॉर्मेंस मेजर करेगा, यानी शेड्यूल आपने जो बनाया है बेसलाइन का वो एज पर द प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये आपका यहाँ पे डिसाइड करेगा। और यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं इस एसपीआई के थ्रू, यानी ये एसपीआई का जो फॉर्मूला होता है ये अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान्ड वैल्यू, यानी अर्न वैल्यू मतलब ये होता है कि आपका एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी ऑफ वर्क या एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द वर्क कितना कंप्लीट हुआ है, यानी जो एक्चुअल आपने कितना फिजिकल आपने कंप्लीट किया है अगेंस्ट द प्लान्ड वैल्यू। यानी समझिए आपने अगर मैं 100 मीटर का पाइप अगर मुझे फैब्रिकेशन करना है, अगर मैंने ये प्लान किया है तो इसके अगेंस्ट में मैंने एक्चुअल कितना किया है। अगर आपने 50 मीटर ऑलरेडी आपने फैब्रिकेशन कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ है कि आपने 50% आपने कंप्लीट कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो है 50%, यानी इसका मतलब ये होता है कि आपने 50% आपने काम कर चुका है। इसको हम लोग कहते हैं शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। और बेसिकली इसको हम लोग 50 डिवाइडेड बाय 100 मींस इट विल बिकम 1/2। दिस इज जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स, एनीबॉडी कैन डू इट, बहुत इजी है, इसको हम लोग कर सकते हैं। ये आ जाएगा 0.5। इसका मतलब 0.5 का मतलब ये हुआ है कि ये याद रखें आप, शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स या कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो भी होता है, दिस बोथ सीपीआई एंड एसपीआई, ये आप याद रखें, सीपीआई हो या एसपीआई हो, दिस ऑलवेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि आपका हमेशा शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स और आपका कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स हमेशा एक होना चाहिए या मोर देन एक होना चाहिए, यानी आपका जो भी आपकी वैल्यू आएगी आपका 1 होना चाहिए, मोर देन 1 होना चाहिए। अगर 1 होगा तो ये आपका एज पर द प्लान है, अगर आपका मोर देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप शेड्यूल के हिसाब से आप बहुत आगे जा रहे हो, इसका मतलब आप पॉजिटिव साइड हो।
अगर ये लेस देन 1 आ रहा है, अगर आपका CPI और SPI लेस देन अगर आपका लेस देन 1 आ रहा है CPI SPI, तो इसका मतलब ये है कि आपका शेड्यूल और आपका जो एक्चुअल एक्टिविटी जो हो रही है वो बिहाइंड द शेड्यूल है। तो आपको उसके कॉजेस, उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि आपका प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, आपको जो लास्ट एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट है वो डिले हो सकती है। तो बेटर इसको अवॉइड करने के लिए आप हमेशा प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए, प्रोजेक्ट को मेजर करने के लिए आपको CPI और KPI और SPI आपको फोकस करना पड़ेगा कि ये 1 पर रहे या फिर 1 से ज्यादा रहे, ये 1 से यानी ये 1 से नीचे ना आए। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करोगे, और मैं ऐसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे लाता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियोस में पार्ट 3 पार्ट 4 बनाऊंगा एज पर दी यूवर जो भी आपकी डिमांड है। आप मुझे मेंशन नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दिया हूं, और प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियोस भी डाला है। अगर किसी भी मैकेनिकल इंजीनियर्स को अगर आपका करियर बनाने के लिए अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे मैं यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी तरह से आपको मैं इंफॉर्मेटिव आपको चीजें मैं आपको करियर गाइड कर सकता हूँ। वो पेरेंट्स हो या आपके स्टूडेंट्स हो या मेरे कोई फ्रेंड्स हो या कोई वर्किंग प्रोफेशन में है, अगर वो किसी और प्रोफेशन में है जो प्लानिंग में आना चाहते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। ये बहुत अच्छी फील्ड है, आप इसके अंदर बहुत अच्छे से आप अर्न भी कर सकती हो, लर्न भी कर सकती हो, और अपना फ्यूचर बहुत अच्छे से बना भी सकती हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, स्पेशली अगर आप ये कोर्स को करेंगे, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आप सीरियसली करेंगे, तो आपको आगे फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और आपका एक्स्ट्रा स्किल आपके रेज्यूम के अंदर बेनिफिट दे सकता है, एडवांटेज दे सकता है, और वेटेज को इंक्रीज कर सकता है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वन एंड ऑल। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, नमस्कार।